हाँ भाई, आज हम देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट। तो उसमें चैप्टर आपका आता है केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय बल की। केंद्रीय बल होते क्या हैं? तो यदि कोई कण एक ऐसे बल के अधीन गति करता है जिसकी दिशा सदैव एक निश्चित बिंदु के ओर रहती है, तो ऐसे बल को हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी बल हो सकता है जिसकी दिशा हमेशा एक निश्चित बिंदु की ओर रहती है, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ सकेंद्र कक्षा की, सेंट्रल ऑर्बिट की। तो देखिए, कोई भी कण जो केंद्रीय बल के प्रभाव में गति कर रहा है, तो उसकी जो कक्षा होगी उस कक्षा को हम लोग कहेंगे सकेंद्र कक्षा। तो हमने यह डेफिनेशन लिख दी है कि किसी केंद्रीय बल के प्रभाव के अधीन चलने वाले किसी कण की गति के पथ को ही आप लोग क्या कर देंगे यहाँ पर? सकेंद्र कक्षा। अब हम करेंगे, देखिए, एक कण एक ऐसे त्वरण सहित एक समतल में गतिमान है। यह हमें दे दिया गया है कि एक कण एक त्वरण सहित समतल में गतिमान है जिसकी दिशा सर्वदा समतल में एक स्थिर बिंदु की ओर रहती है। उसके पथ का अवकल समीकरण ज्ञात करना, और ये अवकल समीकरण हम ज्ञात करेंगे व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सपोज ये अपने पास में एक नियत बिंदु O है। अपने को यही दिया गया था कि एक कण एक ऐसे त्वरण सहित समतल में गतिमान है जिसकी दिशा समतल में एक स्थिर बिंदु की ओर रहती है। तो वो स्थिर बिंदु या नियत बिंदु अपन ने क्या ले लिया? O। और यहां से गुजरने वाली एक स्थिर रेखा है OX। अब O को तो हम ध्रुव मान लेंगे, OX को हम प्रारंभिक रेखा मान लेंगे, और अपना जो कण है वो माना कि किसी पथ के अधीन गति कर रहा है, किसी पथ में गति कर रहा है। तो सपोज कण का जो पथ है गति का वो इस प्रकार से है, और t समय के पश्चात मान लिया कि कण इस बिंदु P पर है जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा। तो अब हम इस बिंदु P को मिला देंगे बिंदु O से। तो बिंदु P को मिलाइए बिंदु O से। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, P का कोऑर्डिनेट आपने r थीटा लिया था। इसका मतलब क्या होगा कि OP की लंबाई कितनी है? r। और OP इस प्रारंभिक रेखा के साथ में जो कोण बनाएगी ये आपके पास में क्या आ जाएगा? थीटा। ठीक है ना भाई। और अब इसमें जो त्वरण है समतल में गतिमान है जिसमें जो स्थिर बिंदु की ओर रहती है, जो त्वरण है उसकी दिशा किधर रहती है? हमेशा निश्चित बिंदु की ओर रहती है। तो यहाँ पर निश्चित बिंदु O है। इसका मतलब जो त्वरण है वो हमेशा O की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, O की ओर कार्य कर रहा है, और जो त्वरण है उसको हमने यहाँ पर मान लिया सपोज कैपिटल P है। ठीक है ना। त्वरण को हमने यहाँ पर क्या मान लिया? कैपिटल P। तो अब देखिए, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कि माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, तथा OX प्रारंभिक रेखा है। फिर इसके बाद में आपने क्या कर लिया? t समय पश्चात कण बिंदु P पर है जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, तथा t समय पश्चात कण बिंदु P कोऑर्डिनेट है r थीटा पर है। ठीक है ना। तथा t समय पश्चात कण बिंदु P r थीटा पर है। इसलिए अब ध्यान देना भाई, अब जो बल है सदैव बिंदु O की ओर कार्य कर रहा है। तो चूंकि त्वरण P सदैव बिंदु O की ओर कार्य करता है या बिंदु O की ओर रहता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें यहां पर जो त्वरण होगा केवल अर्य त्वरण आपके पास में विद्यमान होगा। अनुप्रस्थ त्वरण का जो घटक है वो क्या हो जाएगा? 0। तो अनुप्रस्थ का घटक 0 क्यों हो जाएगा? देखिएगा भाई, अर्य और अनुप्रस्थ होते क्या है? पहले तो ये देखिए, OP की दिशा में जो त्वरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्य त्वरण। और OP के लंबवत दिशा में जो त्वरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ त्वरण। अब देखो, OP की दिशा में जो त्वरण है वो तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ जो P है ये तो P O की दिशा में है, इसलिए OP की दिशा में अगर देखोगे तो त्वरण आपके पास हो जाएगा -P। भाई दिशा विपरीत हो गई तो -P। लेकिन अगर इसके लंबवत दिशा में अगर आप लोग देखेंगे, OP के लंबवत दिशा में, इस प्रकार से यही होता है ना अनुप्रस्थ, तो OP के लंबवत दिशा में अगर त्वरण देखोगे तो क्या हो जाएगा? 0। भाई इसका घटक देख लो, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो घटक कैसे निकालोगे? P cos 90 डिग्री, और आप जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए जो अनुप्रस्थ घटक है त्वरण का वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि त्वरण P सदैव बिंदु O की ओर रहता है, इसलिए अर्य त्वरण ये तो आपके पास में हो जाएगा कितना?
P। और आर्यत वर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भाई, क्या होता है, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस p। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में दूसरा घटक आपने देखा जो अनुप्रस्थ घटक है वो इसका हो जाएगा यहाँ पर 0। तो अनुप्रस्थ त्वरण को कर दीजिए 0, अनुप्रस्थ त्वरण, और अनुप्रस्थ त्वरण हो गया 0। अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भाई, 1 अपॉन r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, और इक्वल टू कितना हो गया ये 0। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से आप लोगों को ज्ञात करना है व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में इस सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ इस समीकरण 2 का समाकलन कर लेते हैं। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों का, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर करिए भी। देखो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले तो देखो इंटीग्रेशन करने से पहले मैं यहाँ से 1 अपॉन आर को हटा रहा हूँ, और 1 अपॉन आर इधर रहेगा 0, आर से मल्टीप्लाई होगा, और 0 जैसे ही आर से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और जिसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ से तो देखो जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करते डी बाई डी टी कैंसिल, तो आपके पास बचेगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, और 0 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं एक अचर होता है, कांस्टेंट होता है, और वो जो कांस्टेंट है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है h। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी ये इक्वल आ गया h अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, ये तो अपने पास में क्या है अभी डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। देखिए यह मैं साफ कर देता हूं उसको पूरे को। हाँ भाई ध्यान देना आप। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी आ गया h अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए जो अवकल समीकरण में यहाँ जो ज्ञात करें वो हम ज्ञात करें व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप का मतलब तो r और थीटा में ज्ञात करना है संबंध। अब व्युत्क्रम बोल रहे तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा, r का व्युत्क्रम। तो r का जो व्युत्क्रम है 1 अपॉन r होता है, और उसको हम मान लेंगे सपोज किसके बराबर है u के। तो अवकल समीकरण हम जो ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात करेंगे u और थीटा में। u और थीटा में क्यों ज्ञात करें, व्युत्क्रम ध्रुवीय। तो ध्रुवीय का मतलब r थीटा, लेकिन व्युत्क्रम बोल दिया इसलिए r का क्या लेना में व्युत्क्रम। तो r का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन r, जिसको हमने क्या मान लिया है u। इसलिए अवकल समीकरण हम ज्ञात करेंगे अब u और थीटा में। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो इसका मतलब जो r है ये 1 अपॉन u के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही r 1 अपॉन u के इक्वल हो जाएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। तो r का अवकलन अगर t के सापेक्ष कर देंगे तो dr अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन u का आप जानते हैं माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, और du अपॉन डी टी। ठीक है, अब चूंकि हमें तो थीटा में चाहिए ना संबंध, इसलिए ये जो du अपॉन डी टी है इसको हम चेंज करेंगे। अब तो माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर। अब ये जो du अपॉन डी टी है इसको आप लिख सकते हैं du अपॉन डी थीटा और डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, देन dr अपॉन डी टी इक्वल टू, अब देखिए माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये रहा h अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आपने पुट कर दिया h अपॉन आर स्क्वायर, देन dr अपॉन डी टी इक्वल टू अब माइनस h, और ध्यान देना भाई r को जैसे u में चेंज करोगे तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर u स्क्वायर बन जाएगा, और u स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास बचेगा माइनस h du अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये आपके पास में क्या गया भाई dr अपॉन डी टी, लेकिन अपने को d2r अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए। तो एक बार फिर से अवकलन कर लीजिए इसका। तो dr अपॉन डी का जैसे अवकलन करोगे आ जाएगा d2r अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू
माइनस एच या कांस्टेंट है, और डी यू अपॉन डी थीटा का अवकलन हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अवकलन हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं दोनों पक्षों का। तो देखो ये जो डी यू अपॉन डी थीटा का अवकलन आया डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये तो थीटा के सापेक्ष आया है। अब थीटा का कर दोगे टी के सापेक्ष, तो थीटा का टी के सापेक्ष जब करोगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप लोग डी थीटा अपॉन डी टी का, तो ये हो जाएगा माइनस एच डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और डी थीटा अपॉन डी टी यहाँ से वैल्यू पुट करिए एच अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ गया एच अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देन डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया भाई, माइनस एच को एच से मल्टीप्लाई करिए तो एच स्क्वायर और बटा आर स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये हमने ज्ञात कर लिया डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया एक तो, और एक डी थीटा अपॉन डी टी, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 में। तो अब हम करेंगे डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर तथा डी थीटा अपॉन डी टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। समीकरण 1 में वैल्यू पुट करिए, देखो क्या बनेगा। देखो समीकरण 1 क्या था आपके पास में, सबसे पहले था डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस एच स्क्वायर, और ये जो 1 बटा आर स्क्वायर है इसको मैं यू स्क्वायर लिख देता हूँ, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिए भाई, स्क्वायर करोगे तो देखो एच स्क्वायर और बटा आर की पावर 4 और इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिएगा। अब इसको हल करने पर देखते हैं क्या बनेगा। तो देखिए भाई, एक तो माइनस सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन आएगा और प्लस बन जाएगा, तो फिर इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस, अब इसको देखिए भाई आर से आर हो जाएगा कैंसिल, तो बचा एच स्क्वायर और 1/r³, 1/r को जब u लिख देंगे तो जो 1/r³ है ये बन जाएगा u³, तो ये आपके पास हो जाएगा एच स्क्वायर u³, और इक्वल टू अब आपके पास में बचेगा यहाँ कैपिटल P, ठीक है भाई। अब इनमें से दोनों में से एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। अब बताइए यहाँ से क्या बचा आपके पास u, और प्लस यहाँ से आपके पास में अब क्या बचा, देखो एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन आ चुका, तो अब बचा आपके पास केवल डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल P, ठीक है। अब दोनों पक्षों में अगर एच स्क्वायर यू स्क्वायर का भाग दे देंगे तो u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो लिख दीजिए, यह है व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में, व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण है, सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण है, ठीक है भाई। ये हमने ज्ञात कर दिया व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में सकेंद्र कक्षा। अब हम कर रहे हैं पथिक रूप में सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो देखिए पथिक रूप में सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा, अगर वो ध्रुव है, जैसे अभी हमने पिछले में देखा था व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में, और तो ध्रुव है OX प्रारंभिक रेखा है और कण किसी चाप के अधीन गति कर रहा है, और t समय के बाद में मान लिया कि इस बिंदु P पर है, और इस बिंदु P का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था r थीटा। अब देखिएगा इस बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा अगर हम लोग खींचते हैं और स्पर्श रेखा पर O से जब लंब डाला जाता है, सपोज ये लंब इस स्पर्श रेखा को बिंदु M पर मिलता है, तो ये जो लंब हो गया OM, इस लंब OM की लंबाई हमने कितनी मान ली है यहाँ पर
स्मॉल p। तब अवकलन गणित से हम लोग जानते हैं कि 1/p² ये इक्वल होता है 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये अवकलन गणित से एक संबंध हम लोग जानते हैं। जब वो ध्रुव होता है, OX प्रारंभिक रेखा हो, P का कोऑर्डिनेट r थीटा हो, और ये PT क्या है, स्पर्श रेखा है बिंदु P पर, जिसके ऊपर ध्रुव से लंब डाला OM, जिस लंब की लंबाई आपके पास में यहाँ पर क्या है, P। तो अवकलन गणित से हम संबंध जानते हैं 1/p² इक्वल होता है 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ हम संबंध अब ज्ञात करेंगे किस रूप में, पदिक रूप में। अब पदिक रूप का मतलब संबंध आपको ज्ञात करना है P और R में, इसलिए हमने ये P और R का एक संबंध यहाँ लिखा है। अब देखिएगा 1/p² इक्वल टू, अब 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, u, व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप के हिसाब से। भाई 1/r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u, इसलिए ये वाला आपके पास में हो जाएगा u² और ये आपके पास हो जाएगा u⁴। अब बचा dr/d थीटा। इसको ध्यान देना भाई, यहां से अगर हम लोग देखें तो जो r है 1/u के इक्वल है ना, तो अगर इसके दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष जब अवकलन किया जाता है तो देखो जो dr/d थीटा है ये आपके पास में हो जाएगा किसके बराबर, 1/u का इंटीग्रेशन माइनस 1/u² और du/d थीटा, ऐसा ही होगा इसका अवकलन। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dr/d थीटा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर जब कर लेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/u⁴ du/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको हल करिए तो 1/p² इक्वल टू u² प्लस ये u⁴ हो जाएगा कैंसिल, तो अब आपके पास में आ गया यहाँ du/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग और थोड़ा हल कर लेंगे और संबंध ज्ञात कर लेंगे इसको हल करके P और R में। तो इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अब इसके दोनों पक्षों का अवकलन हम लोग कर देंगे थीटा के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए भाई। देखो थीटा के सापेक्ष सबसे पहले 1/p² और 1/p² का जो अवकलन है आप लोग जानते हैं -2/p³ और p का जो थीटा के सापेक्ष है हो जाएगा dp/d थीटा इक्वल टू u² का जो अवकलन है ये आप लोग जानते हैं 2u du/d थीटा, और प्लस इसका जो अवकलन है घात नियम से करोगे एक बार तो घात आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा 2 du/d थीटा। इसके बाद हम du/d थीटा का करेंगे, तो du/d थीटा का जो अवकलन है ये हो जाएगा d2u/d θ²। ठीक है, ये आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा इक्वल टू -2/p³। अब देखो जो dp/d थीटा है इसको अपन एक बार ऐसा लिख सकते हैं dp/dr.dr/d थीटा, क्योंकि संबंध हमें चाहिए p और r में, इसलिए हमने इसको ऐसा बना लिया। और इनमें से दोनों में से देखना 2du/d थीटा आ जाएगा कॉमन, और ये जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में u, और प्लस ये वाला क्या बन गया आपके पास d2u/d θ²। ठीक है भाई, अब इसको हल करिए और देखते हैं क्या बनता है। देखो तो -2/p³ dp/dr डॉट dr/d थीटा, और dr/d थीटा अभी हमने देखा था ये बराबर होता है किसके, -1/u² du/d थीटा। ठीक है, और इक्वल टू 2 du/d थीटा, और ये बचा अब आपके पास में u प्लस d2u/d θ², d2u/d θ²। ठीक है भाई, अब इसको हल कर लीजिए, देखो क्या बनेगा। इसको आप लोग जैसे हल करोगे तो ये देखो du/d थीटा ये तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना, और 2 से 2 भी हो जाएगा कैंसिल, और इधर से देखिए माइनस माइनस आपके पास में हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस जैसे ही प्लस हो जाएगा तो अब आपके पास में बचा 1/p³ और आपके पास में आ गया dp/d
डी आर इक्वल टू, ये 1 अपॉन यू स्क्वायर है, इसको हम दाईं तरफ कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अब इसको हल करेंगे अगर तो ये बन जाएगा 1 अपॉन पी क्यू डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू, इसको देखिएगा व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में जो अवकल समीकरण था वो अपने पास में क्या था, अभी जो ज्ञात किया था हमने वो आपके पास में इस प्रकार से था u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ऐसा ही था ना व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में अवकल समीकरण। तो अब यहाँ से ये जो u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर है इसका वैल्यू अपन लिख सकते हैं p बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो देखो ये यू स्क्वायर है आपके पास में और इसका वैल्यू पुट कर दिया आपने u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया p बटा एच स्क्वायर यू स्क्वायर के, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपके पास में ये हो जाएगा एच स्क्वायर को भी इधर कर लीजिए, दोनों पक्षों को एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू, ये आपके पास में आ गया कैपिटल P। तो ये आपके पास आ गया अवकल समीकरण, कौन से रूप में, पदिक रूप में, सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। याद रखिए भाई, सकेंद्र रूप में पदिक रूप में सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू कैपिटल P। अब हम देख रहे हैं क्षेत्रीय वेग। तो देखिए प्रत्येक केंद्रीय कक्षा में बल केंद्र से खींचे गए ध्रुवांतर द्वारा अनुरेखित सेक्टर क्षेत्रफल में प्रति एकक काल एक समान वृद्धि होती है। इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रति एकक काल एक समान वृद्धि होती है, यानी कि क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। एक समान वृद्धि का मतलब अचर रहता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा सपोज सबसे पहले तो ये आपका ध्रुव है O और OX प्रारंभिक रेखा है। अब माना कि t समय के पश्चात कण इस बिंदु P पर है जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, और t प्लस डेल टी समय पश्चात कण यहाँ बिंदु Q पर है जिसका कोऑर्डिनेट है r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा। इसके बाद हम लोग P और Q दोनों को मिला देंगे एक बार इस ध्रुव और से। तो देखिएगा अब P का कोऑर्डिनेट r थीटा, इसका मतलब OP प्रारंभिक रेखा से जो कोण बनाएगी थीटा आ जाएगा, और OQ जो प्रारंभिक रेखा से कोण बनाएगी ये आपके पास थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा। इसलिए OP और OQ दोनों के बीच का जो कोण होगा ये आपके पास में आ जाएगा डेल थीटा। ठीक है भाई, अब देखिएगा दोनों के मध्य का कोण आपने ज्ञात कर लिया है। तो इसको मैं एक बार तो लिख देता हूं कि माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक रेखा है, ठीक है ना। और t तथा डेल टी समय पर तथा t व t प्लस डेल टी समय पश्चात, t प्लस डेल टी समय पश्चात कण क्रमशः बिंदु P r थीटा तथा Q r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा पर है। ठीक है भाई, तो ये आपने कोऑर्डिनेट लिख दिया P और Q का। अब देखिएगा ये जो त्रिज्यखंड आपके पास में बना है P और Q, इस त्रिज्यखंड P और Q का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे, क्योंकि डेल टी समय में क्षेत्रीय वेग देखना मेरे को, तो क्षेत्रीय वेग का मतलब आपको क्षेत्रफल देखना है। तो डेल टी समय में क्षेत्रफल यही बनेगा ना P और Q। तो त्रिज्यखंडीय क्षेत्रफल, त्रिज्यखंडीय क्षेत्र P और Q, तो P और Q का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। और किस प्रकार से देखेंगे ध्यान देना भाई, अगर आपके पास में ये कोई भी त्रिभुज होता है इस प्रकार से, ये त्रिभुज ABC है सपोज, तो इस त्रिभुज में अगर कोण A के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, कोण B के सामने वाली भुजा को अगर हम B से रिप्रेजेंट करें, कोण C के सामने वाली भुजा को अगर हम स्मॉल C से रिप्रेजेंट करें, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये हम लोग लिखते हैं 1/2 BC साइन A। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 AC साइन B, या फिर हम लिख सकते हैं 1/2 AB साइन C। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जब समय अत्यल्प होता है तो अत्यल्प समय में चाप और जीवा की लंबाई लगभग क्या मान लेते हैं हम लोग, समान मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टी समान जो समय है डेल्टी, वो भी तो क्या है, अत्यल्प है, इसलिए डेल्टी समय में जो भी चाप बनेगा और जो जीवा बनेगी उनको लगभग क्या मान लेंगे हम लोग, बराबर। तो यहाँ पर देखो डेल्टी समय में जो चाप पी क्यू है वो लगभग इसकी जीवा पी क्यू के बराबर होगा। अब जीवा पी क्यू के लगभग बराबर होगा, इसका मतलब फिर ये क्या बन जाएगा, आपके पास त्रिभुज हो जाएगी। जीवा पी क्यू लेते ही क्या हो जाएगा, त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग यहाँ से जानते हैं। अब यहाँ से ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ यूज कर लीजिएगा। तो लिखेंगे 1/2। अब देखो BC का मतलब अभी मैंने देखा था, BC भी ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं और AC भी ले सकते हैं। कोई से भी दो भुजाएं आप लोग ले सकते हैं जो आपको ज्ञात हैं। तो यहाँ में दो भुजाएं ज्ञात हैं, एक तो OP जिसकी लंबाई है R और दूसरी भुजा में ज्ञात है OQ जिसकी लंबाई है R प्लस डेल R थीटा प्लस R प्लस डेल R। तो लिखिएगा OP की लंबाई R हो गई और OQ की लंबाई R प्लस डेल R हो गई। अब जैसे फिर यहाँ लिखा था आपने साइन A, तो ये A आपने कहाँ से लिया है, जब भुजा ली BC, तो देखो B और C इनके दोनों के बीच का कोण है यहाँ पर A। इसका मतलब यहाँ ये तो R थी, ये R प्लस डेल R थी, तो दोनों के बीच का कोण देखिए कितना आ गया, डेल थीटा। इसलिए यहाँ आप लोग क्या लिखोगे भाई, साइन डेल थीटा। अब इसको हल कर लीजिएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ डेल थीटा अत्यल्प है और जब भी डेल थीटा अत्यल्प होता है तो साइन डेल थीटा बराबर होता है किसके, डेल थीटा के। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 R प्लस डेल R, और ये जो साइन डेल थीटा है ये डेल थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि डेल थीटा अत्यल्प है। तो साइड में नोट कर देना कि डेल थीटा अत्यल्प है, इसलिए हमने साइन डेल थीटा को यहाँ पर क्या लिख दिया है, डेल थीटा। ठीक है, ये तो इसका क्षेत्रफल आया। हमें क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर क्षेत्रीय वेग। तो अब लिखेंगे हम क्षेत्रीय वेग। तो भाई क्षेत्रीय वेग आप लोग किसको कहेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रीय वेग। अब क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। परिवर्तन की दर निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं आप लोग, लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो डेल टी टेंड्स टू 0। अब कौन से क्षेत्रफल में परिवर्तन की देख रहे हो आप लोग, POQ में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्षेत्रफल POQ, और ये जो परिवर्तन की दर है वो डेल टी समय अंतराल में देख रहे हैं इसलिए बटा डेल टी। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब क्षेत्रफल POQ ये आपने ज्ञात कर लिया है भाई, 1/2 R प्लस डेल R डेल थीटा, और इसके बटा में डेल टी करना है तो ये लीजिएगा, मैंने यहाँ डेल थीटा के बटा में कर दिया डेल टी। इसका लिमिट करिए भाई, लिमिट आप लोग जैसे ही करेंगे तो 1/2 R, और अब ध्यान देना जैसे ही डेल टी टेंड्स टू 0 होगा, डेल टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये जो Q है ये टेंड्स टू होगा P, बिंदु Q अग्रसर होगा बिंदु P की ओर। अब जैसे ही बिंदु Q बिंदु P पर अगर आ जाता है तो ये जो R प्लस डेल R है वो किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर। तो इस R प्लस डेल R को भी आप R लिख देंगे तो ये हो जाएगी R²। और डेल थीटा अपॉन डेल टी का जो लिमिट है डेल टी टेंड्स टू 0 होने पर जानते हैं हम लोग क्या होती है ये लिमिट, डी थीटा अपॉन डी टी। तो इस लिमिट को आपने लिख दिया यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, और यहां से देखिएगा ये जो R² डी थीटा अपॉन डी टी, अभी जब हमने ज्ञात किया था व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, तो वहां से देखिएगा हमने जब समाकलन किया सबसे पहले तो R² डी थीटा अपॉन डी टी बराबर आया था किसके, H के। इसका मतलब ये जो R² डी थीटा अपॉन डी टी है ये H के बराबर है, तो ये लीजिएगा ये क्षेत्रीय वेग आ गया H/2। और आप लोग जानते हैं कि ये जो H है वो क्या है आपके पास में, यहाँ अचर था और 1/2 भी अचर है, इसका मतलब H/2 भी क्या होगा, अचर। यानी कि जो क्षेत्रीय वेग है ये हमेशा क्या रहेगा, अचर रहेगा। और यही अपने को सिद्ध करना था कि जो क्षेत्रीय सेक्टर क्षेत्रफल है वो प्रति एकक काल एक समान वृद्धि होती है। एक समान वृद्धि का मतलब क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रीय वेग होगा ये कैसा रहेगा, आपका अचर रहेगा। और इस नियम को आप लोग क्षेत्रफल संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्षेत्रफल संरक्षण सिद्धांत भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं,
क्षेत्रफल संरक्षण। हाँ भाई देखिए, अब हम देख रहे हैं दिए हुए सकेंद्र कक्षा के समीकरण के लिए केंद्रीय बल ज्ञात करना। अब क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? केंद्रीय बल। अभी तक हमने ज्ञात किया था सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, अब हम ज्ञात करेंगे केंद्रीय बल। तो देखिए इसके लिए जो पहला है अपने को इसमें दिया है कि एक कण किसी दीर्घवृत्त में इस प्रकार गमन करता है। किसमें गमन कर रहा है? दीर्घवृत्त में चल रहा है कण, कि उस पर लगा बल सदा दीर्घवृत्त की नाभि की ओर दिष्ट हो। कण तो किस में चल रहे हैं? दीर्घवृत्त में चल रहे हैं, और जो केंद्रीय बल है वो कार्य कर रहा है सदैव दीर्घवृत्त की नाभि की ओर। तो फिर आगे पढ़िएगा, तो बल नियम ज्ञात करना। तो बल का जो नियम है वो आपको यहाँ ज्ञात करना है। देखिए, और फिर आगे आपको ज्ञात करना है किसी बिंदु पर कण का वेग। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बल नियम ज्ञात करने की। तो देखिए बल नियम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, हाँ भाई, सकेंद्र कक्षा का जो अवकल समीकरण होता है वो क्या होता है? u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। ऐसा ही होता है सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें ज्ञात करना है बल नियम ज्ञात करना, और ये बल नियम कब ज्ञात करना है? जब कण किस में चल रहा है? दीर्घवृत्त में। तो अब हम लिखेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का ध्रुवीय समीकरण लिखना है भाई। तो दीर्घवृत्त का ध्रुवीय समीकरण, और ये जो समीकरण लिख रहे हैं जब नाभि ध्रुव पर हो। ये समीकरण कब लिखेंगे? जब नाभि कहाँ हो? ध्रुव पर। और नाभि को ध्रुव पर ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ दिया गया है कि जो बल है वो किस बिंदु की ओर कार्य कर रहा है? नाभि की ओर। तो नाभि को क्या लेना पड़ेगा? ध्रुव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमने जो अवकल समीकरण ज्ञात किया था इसमें आपने जो बल लिया था वो किसकी ओर लिया था? ध्रुव की ओर। इसलिए जब अवकल समीकरण में अगर बल ध्रुव की ओर है तो दीर्घवृत्त में भी बल कहाँ होना चाहिए? ध्रुव की ओर। लेकिन अपने को दिया हुआ है कि जो ध्रुव है, हाँ, तो ध्रुव को इसलिए अपन क्या ले लेंगे? नाभि पर। तो ध्रुव को नाभि पर ले लेंगे तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण है ये हम जानते हैं L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। यही होता है ना दीर्घवृत्त का समीकरण। अब इसको हल कर लीजिएगा। तो इस L को तो मैं यहाँ से भगा रहा हूँ, देखो इधर ले आओ दाएं तरफ उठा करके इसको, और जो 1/R बच गया इसको आप क्या लिख दोगे भाई? U। तो बचा बराबर, इस L को इधर ले आए तो 1/L, और प्लस यहाँ से देखो ये जो L इसके बटा में आ जाएगा तो हो जाएगा E/L कॉस थीटा। ठीक है भाई। अब इसका कर दो थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो देखते हैं u का जो अवकलन है ये आ जाएगा du अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1/L, कांस्टेंट राशि है E/L, तो इसका जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा। यहाँ से E/L कांस्टेंट है, और cos थीटा का जो अवकलन है ये आप लोग जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है माइनस साइन थीटा। अब इस du अपॉन डी थीटा का अवकलन एक बार फिर से कर दीजिएगा। तो du अपॉन डी थीटा का अवकलन जानते हैं आप लोग, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस E/L, और साइन थीटा का जो अवकलन है ये हम लोग जानते हैं भाई क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये अपने पास में आ गया d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और ये बराबर आ गया माइनस E/L कॉस थीटा के। ठीक है। अब u और d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इन दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो u तथा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, हाँ भाई कर दो वैल्यू पुट, देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले आ गया u, तो u का वैल्यू क्या लिखोगे आप? 1/L। तो ये लीजिए 1/L, और प्लस E/L cos थीटा, तो प्लस E/L cos थीटा। इसके बाद में d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसको आप लिख दोगे माइनस E/L cos थीटा, तो माइनस E/L cos थीटा इक्वल टू P/H स्क्वायर U स्क्वायर। तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ P/H स्क्वायर U स्क्वायर।
ठीक है भाई, अब ध्यान देना ये ई बटा एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो कैपिटल पी है इसका वैल्यू देख लीजिएगा, इस एच स्क्वायर यू स्क्वायर को भगा दो यहाँ से, इसको जैसे भगाओगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है बच्चों, तो P इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एच स्क्वायर बटा एल, और ये देखो u 1/r के बराबर है, इसका मतलब जो ये u स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/r स्क्वायर। तो जो कैपिटल P स्क्वायर है ये किसके बराबर आ गया, 1/r स्क्वायर के। ठीक है भाई, अब इसमें देखना एच स्क्वायर अपॉन एल, भाई एच स्क्वायर अचर है, एल भी क्या है, अचर, अर्धनाभिलंबित होता है दीर्घवृत्त में, तो एच स्क्वायर अपॉन एल ये क्या हो गया आपके पास में, अचर। इसका मतलब जो P है ये समानुपाती हो गया 1/r स्क्वायर के, तो जो P है ये समानुपाती हो गया 1/r स्क्वायर के। ये आपके पास में आ गया बल का नियम, यानी कि जो बल है ये कैसा है, ध्रुव से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात केंद्रीय बल, अर्थात केंद्रीय बल ध्रुव से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, जो केंद्रीय बल है ध्रुव से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं P इक्वल टू, देखो ये जो एच स्क्वायर बटा एल था कांस्टेंट था, इस पूरे कांस्टेंट को मिला के मैंने लिख दिया म्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां जो म्यू है ये म्यू किसके बराबर है, एच स्क्वायर अपॉन एल के, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू एल, या एच इक्वल टू हो जाएगा रूट म्यू एल, या एच इक्वल टू रूट म्यू इंटू जो एल होता है वो क्या होता है, दीर्घवृत्त का अर्धनाभिलंब, तो ये एल आपके पास में है यहाँ अर्धनाभिलंब, ये क्या है भाई, अर्धनाभिलंब, किसी बिंदु पर कण का वेग। अब वेग ज्ञात करने के लिए देखिएगा, हम लोग जानते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, थीटा डॉट इक्वल टू होता है वीपी अपॉन आर स्क्वायर के, तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वीपी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट, यानी डी थीटा अपॉन डी टी, और हम जानते हैं कि वीपी इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, एच के, किया था ना अभी थोड़ी देर पहले व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप में सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, तो वहां हमने देखा था आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी एच के बराबर होता है। तो यहाँ से जो वेग भी है ये आ जाएगा एच अपॉन पी, और दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर देंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और इंटू पी स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर है ये, और 1/p स्क्वायर का मान अवकलन गणित से जानते हैं हम लोग, अभी पिछले इक्वेशन में हमने लिखा भी था 1/r स्क्वायर, और 1/r को हम यू लिख सकते हैं, और तो यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये 1/p स्क्वायर के वैल्यू हमने पुट कर दिए जो भी पिछले इक्वेशन में हमने देखा था, तो ये आपके पास में आ गया वी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसमें में करना क्या है, एच यू और डी यू अपॉन डी थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो इसमें एच यू और डी यू अपॉन डी थीटा का मान रखने पर, ठीक है, इनके वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले आ गया एच स्क्वायर, अब भी देखा था हमने जब बल नियम ज्ञात किया है तो जस्ट ही एच स्क्वायर किसके बराबर था, म्यू एल, तो एच स्क्वायर को आप लोग यहाँ लिखेंगे म्यू एल और इंटू यू स्क्वायर, अभी जस्ट देखा दीर्घवृत्त का समीकरण ऐसा ही तो था, एल बटा आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो 1/r का मतलब यू था, और एल से जब डिवाइड कर दिया था तो 1/l प्लस ई बाई एल कॉस थीटा, यही था ना यू का वैल्यू, तो यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया आपने। अब इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर करके लिख देना, तो देखो 1/l कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर,
तो देखो डी यू अपॉन डी थीटा क्या आएगा, इसका जो अवकलन है माइनस ए बाई एल साइन थीटा, तो स्क्वायर करके लिख दो तो आ जाएगा ई स्क्वायर बटा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब इसको हल करते रहिए तो ये आ जाएगा म्यू एल और इनटू इसका प्रसार कर दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जानते हैं आप लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 और देखो 1/l स्क्वायर कॉमन ले लो। 1/l स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ बटा में एल स्क्वायर रहेगा और एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा म्यू अपॉन एल। अब इसको देखिएगा ये आपके पास में जाएगा 1 प्लस 2e कॉस थीटा और प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ से आपके पास आ गया ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो अब ये आपके पास हो जाएगा म्यू अपॉन एल इनटू, अब देखो 1 ये तो 1 और फिर इसको देखना 1 प्लस 2e कॉस थीटा और प्लस, अब इनको दोनों को देखिए जरा, दोनों में से ई स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। ई स्क्वायर को आप जैसे ही कॉमन लोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। ठीक है, ये वी स्क्वायर अपने पास में आया। अब इसको और अमल करते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपॉन एल और इनटू, अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। ऐसा करने पर क्या होगा ध्यान देना, जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पर 2 और यहाँ 2 होते ही 2 प्लस 2e cos थीटा, दोनों में से 2 आ जाएगा कॉमन और 2 को आप जैसे ही कॉमन लोगे 1 प्लस e cos थीटा। हाँ भाई देखो, ठीक है, 2 को जोड़ते ही बन गया 2 प्लस 2e cos थीटा, तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस e cos थीटा। अब 1 घटाया भी है आपने तो बचा -1 और प्लस ई स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। ठीक है ना, तो इक्वल टू म्यू, इस एल को मैं 1 अपॉन एल को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन एल और इसमें से दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो भाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और 1 अपॉन एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो बटा एल। ठीक है, अब यहां से देखिएगा ये वाला जो इक्वेशन है, यहां से देखो 1 प्लस ई कॉस थीटा बटा एल किसके बराबर है 1 अपॉन आर के, तो ये हो जाएगा म्यू इनटू 2 और 1 प्लस ई कॉस थीटा बटा आर एल 1 अपॉन आर आ गया तो 1 अपॉन आर माइनस, अब इसको भी देखते हैं ये किसके बराबर होगा। तो देखिएगा भाई जो एल होता है ये अपने जानते हैं अर्धनाभिलंब है और अर्धनाभिलंब की लंबाई हम जानते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए होती है, यानी एल इक्वल टू होता है बी स्क्वायर अपॉन ए दीर्घवृत्त में। ठीक है, अब इसको हल करिए। अब दीर्घवृत्त में ए और बी में संबंध भी हम लोग जानते हैं कि दीर्घवृत्त में जो बी स्क्वायर है ये बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के और बटा ए। अब ए से ए हो जाएगा कैंसिल और ए से ए जब कैंसिल हो जाएगा तो ये एल इक्वल टू आपके पास में आ गया ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो एल का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। अब ध्यान दो, देखो जैसे ही एल का वैल्यू पुट करोगे ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, आपके पास में ये बचेगा 1 अपॉन ए। ठीक है भाई, ये आ गया दीर्घवृत्त में किसी बिंदु पर कण का वेग। ज्ञात करेंगे हम परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब पूरे दीर्घवृत्त का निर्माण करने में लगा समय। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे दीर्घवृत्त का निर्माण करने में लगा समय हमें ज्ञात करना है तो हम क्षेत्रीय वेग जानते हैं। क्षेत्रीय वेग अचर होता है और कितना होता है h/2, तो h/2। तो सबसे पहले तो जो परिक्रमण काल है वो कैपिटल टी हम लोग मान लेते हैं, माना कि परिक्रमण काल कैपिटल टी है। ठीक है, यानी कि इस दीर्घवृत्त का निर्माण करने में, यानी पूरा दीर्घवृत्त बनाने में उसको कितना समय लग रहा है कैपिटल टी, पूरा चक्कर लगाने में दीर्घवृत्त का कितना समय लग रहा है कैपिटल टी। इसलिए अब देखो जैसे ही पूरा चक्कर लगाता है, जैसे मान लीजिए यहां से प्रारंभ होकर पूरा चक्कर लगा देगा तो पूरा दीर्घवृत्त बन जाएगा ना। अब दीर्घवृत्त बन जाएगा तो देखो क्षेत्रीय वेग जो होता है वो अचर होता है, कितना होता है h/2, तो h/2
और कितने समय में, कैपिटल टी समय में क्या बन गया, दीर्घवृत्त बन गया। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जानते हम लोग पाई ए बी होता है, तो ये बराबर हो जाएगा पाई ए बी के। तो यहाँ से जो कैपिटल टी है ये हो जाएगा 2 पाई ए बी बटा एच इक्वल टू 2 पाई ए बी और बटा एच। एच आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है म्यू एल के, इसका मतलब एच बराबर होता है रूट म्यू एल। ठीक है भाई, तो बराबर 2 पाई ए बी बटा रूट म्यू एल का मान आप जानते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, यही होता है ना। और अब देखो बी स्क्वायर का जो वर्गमूल है बी होगा और बी से बी हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपके पास में बचा है 2 पाई ए बटा रूट म्यू, और देखो ये जो बटा में रूट ए है ये यहाँ से उल्टा होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा रूट ए। तो कैपिटल टी इक्वल टू आ गया 2 पाई बटा रूट म्यू, और ध्यान देना भाई ए को जब रूट ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए की घात कितनी हो जाएगी, 3/2। ये आपके पास में आ गया परिक्रमण काल।